तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटम इन माय हार्ट एपिसोड 3 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि युनसु अपना घर छोड़कर शिने की मॉम यानी कि अपनी बर्थ मॉम के पास चली गई होती है रहने के लिए। अगली सुबह युनसु शिने की मॉम और उसके ब्रदर के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं, लेकिन युनसु ब्रेकफास्ट नहीं कर रही होती। तभी जो शिने की मॉम होती है उसकी ओर देखने जाती है और युनसु ने देखकर खाना खाने लग जाती है। अगले दिन युनसु एक बकेट में पानी भरकर लेकर आ रही होती है अपने घर की ओर। तभी घर में से उसका ब्रदर बाहर निकलता है क्योंकि उसने पैसे चुराए होते हैं। उसकी मॉम उसका पीछा कर रही होती है, तभी उसका ब्रदर उसे धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। शिने की मॉम उसे पकड़ तो नहीं पाते, फिर वो युनसु के पास जाते और उससे बोल रही होती है कि इतनी बारिश हो रही है, तुम पानी लेने क्यों गई थी। युनसु कह रही होती है कि मुझे पता लगा कि आज पानी नहीं आएगा। तभी शिने की मॉम उसे बकेट लेती है और पानी लेने के लिए जा रही होती है। युनसु अपनी मॉम से कह रही होती है कि अगर आप चाहती हो मैं साफ सफाई करूँ तो फिर मैं कर सकती हूँ। वो उन्हें मॉम कहने में हिचकिचा रही होती है। तब उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे मॉम नहीं बोल पा रही हो तो फिर तुम मुझे मैम भी बोल सकती हो। युनसु कुछ भी नहीं कहती और वापस घर में चली जाती है। शिने की मॉम बकेट लेकर जा रही होती है, तभी वहां पर एक लेडी आती है और उनसे बोल रही होती है कि आपने क्या मेरा नंबर दिया है, वो आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हैं। ये सुनने के बाद वो रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जुनसू की मैम बैठी हुई होती हैं। दूसरी ओर युनसू रेस्टोरेंट में अकेली होती है, तभी वहां पर दो पर्सन आते हैं और वो उसे स्ट्यू मांग रहे होते हैं। युनसू ने वेट करने के लिए बोलती है ताकि वो उनके लिए स्ट्यू बना सके और वो बनाने के लिए चली जाती है। इधर जुनसू और शिने की मॉम आमने सामने बैठे होते हैं। शिने की मॉम कह रही होती है क्या तुम उसे वापस चाहती हो। जुनसू की मॉम सॉरी बोल रही होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज तुम युनसू को वापस भेज दो। शिने की मॉम गुस्से में कह रही होती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर डेब्ट कलेक्ट करने के लिए आई हो। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें यहाँ पर शिने को भी लेकर आना चाहिए था। जुनसू की मॉम कह रही होती है कि मैं शिने को यहाँ पर वापस नहीं भेज सकती हूँ। शिने की मॉम पूछ रही होती है ऐसा क्यों। जुनसू की मॉम बता रही होती है कि शिने यहाँ पर वापस नहीं आना चाहती हैं और बहुत ही जल्द हम यूएस जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर युनसू को नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं ग्रीडी हो रही हूँ, लेकिन मैं शिने और युनसू को वापस अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अगर युनसू यहाँ पर रही तो फिर तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तुम जानती हो इसी तरीके से कि हम ही उसे अच्छे से रेज कर सकते हैं। शिने की मॉम कह रही होती है कि हाँ मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो यहीं रेस्टोरेंट में रहे और काम करे। यहाँ तक कि जिस डॉटर को मैंने खुद बड़ा किया है वो भी यहाँ पर आने से मना कर रही है। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, तभी जुनसू की मॉम उसे रोकती है और उनके सामने एक लिफाफा रख देती है। शिने की मॉम पूछ रही होती है कि ये क्या है। जुनसू की मॉम कह रही होती है कि ये कुछ पैसे हैं हमारी तरफ से अप्रिशिएशन के लिए, अगर आप युनसू को भी वापस दे दोगी तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। शिने की मॉम कह रही होती है क्या जो भी तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दोगी सब कुछ, क्या तुम हमारे बच्चों की डील करने के लिए आई हो, ऐसे ही अमीर लोग बिहेव करते हैं। ये बोलकर वो लिफाफा वो जुनसू की मॉम के फेस पे मार देती है। इधर रेस्टोरेंट में युनसू ने स्टू प्रिपेयर कर दिया होता है और उन दोनों पर्सन को दे देती है। जब वो पर्सन खाने जा रहे होते हैं तभी युनसू को पास बुलाते हैं, बोल रहे होते हैं कि इसके अंदर सिर्फ बोन है, क्यों ना तुम ऐसा करो इसके कंपनसेशन में तो हमारे लिए एक गाना गाओ। रेस्टोरेंट के बाहर शिने की मॉम खड़ी होती है और वो ये सब होते हुए देख रही होती है। युनसू कुछ भी नहीं कह रही होती, तभी वो दोनों पर्सन से फोर्स कर रहे होते हैं ताकि वो उनके लिए ड्रिंक बनाए। ये देखकर शिने की मॉम गुस्से में अंदर आती है, फिर वो युनसू को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। जब वो दोनों बाहर पहुंच जाते हैं तो फिर शिने की मॉम उसे दिखा रही होती है कि उसकी मॉम सामने से गुजर रही है। युनसू अपनी मॉम को देखते ही मॉम पुकारती है और उनके पास जाकर उन्हें हक कर लेती है। शिने की मॉम की आंखों में आंसू आ गए होते हैं, फिर वो जुनसू की मॉम के पास जाती है, उनसे बोल रही होती है कि इसने अभी तुम्हें मॉम बुलाया है, ये तुम्हें ही अपनी मॉम मानती है, इसने आज तक मुझे कभी मॉम नहीं बुलाया है। अगर ये मेरे साथ रहेगी तो फिर ये हमेशा सफर ही करेगी, यहाँ पर इसे प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलेगी। अब मैं ऐसा प्रेटेंड करूंगी कि मेरी कोई बेटी नहीं थी, तुम अपनी फैमिली के साथ यूएस चली जाओ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर जुनसू की मॉम युनसू से बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ चलो। युनसू कह रही होती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और वैसे ही मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर वो शिने की मॉम यानी कि अपने रियल मॉम के पास जाती है, उन्हें हक करके मॉम बोल रही होती है। अगले दिन युनसू स्कूल में होती है और अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। युनसू की फ्रेंड पूछ रही होती है कि कौन सी डिश है, वहीं पास में शिने बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि ये पिग हेड है। युनसू को वो डिश पसंद नहीं होती, फिर वो खुश होकर वो डिश खा लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद युनसू अपने घर जा रही होती है और जुनसू उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद युनसू रुक जाते हैं, फिर दोनों साथ में एक रेलवे ट्रैक पे चल रहे होते हैं। जुनसू युनसू से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि ये ट्रैक सी तक जाता है। युनसू पूछ रही होती है सच में। जुनसू हाँ कहता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा बर्थडे आने में कितने दिन रह गए हैं, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों तुम्हारे बर्थडे पे बीच पर चलें। युनसू कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा क्या रिलेट करती हूँ, मैंने वॉच छोड़ दी थी घर पे जो कि तुमने मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट दी थी और वो मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट था। तुम्हारे पास करीबन 14 मौके थे तो भी तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ एक ही बार गिफ्ट दिया है, तुम वाकई में डम हो। जुनसू बोल रहा होता है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं डम हूँ। युनसू उसका जवाब नहीं देती और उससे पूछ रही होती है कि अगर तुम दोबारा जन्म लोगे तो फिर तुम क्या बनना चाहोगे। जुनसू उसका जवाब नहीं देता और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या। युनसू कह रही होती है कि मैं एक ट्री बनना चाहूंगी क्योंकि
क्योंकि ट्री बनने के बाद अगर एक बार मैंने अपनी जड़ें वहां पर फैला ली तो फिर मैं वहां से कभी मूव नहीं कर पाऊंगी, और यही तरीका है कि मैं किसी से भी सेपरेट नहीं होंगी। इसलिए आज से चलो गुड बाय कहते हैं एक दूसरे को। मैंने मॉम को ही बोल दिया है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा जब तुम सारे यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, और तुम्हें भी ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि तुम एक स्ट्रेंजर हो मेरे लिए। ये बोलकर युनसू वहां से भाग जाती है। अगले दिन युनसू का बर्थडे होता है और इधर शिने का भी बर्थडे होता है। शिने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई होती है, तो फिर उसका बर्थडे घर पे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। शिने के मॉम और डैड उसे गिफ्ट देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है गिफ्ट देखकर। केक कट करने के बाद वो स्कूल जा रहे होते हैं, तो फिर शिने अपनी मॉम से पूछ होती है कि मैं कितने फ्रेंड ला सकती हूँ पार्टी के लिए। मॉम बोल रही होती है कि तुम पूरी क्लास ला सकती हो। तभी जुनसू कह रहा होता है कि युनसू के बारे में क्या, उसका भी तो आज बर्थडे है। ये सुनते ही शिने थोड़ी सी सैड हो जाती है और बोल रही होती है कि शायद वो आज बिजी होगी। जुनसू कह रहा होता है कि क्या चीज उसे बिजी रखेगी आज। जुनसू के फादर कह रहे होते हैं कि हमारे जाने से पहले अगर हम एक बार डिनर करें तो फिर अच्छा रहेगा। फिर वो पूछते हैं शिने से इस बारे में। शिने बोल रही होती है ठीक रहेगा, और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। शिने बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है कि अब मैं नहीं सह सकती हूँ, मुझे हर टाइम सिर्फ युनसू का नाम सुनाई देता है इस घर में। तभी जुनसू रूम के अंदर आता है और वो शिने को गिफ्ट दे रहा होता है। शिने गिफ्ट ओपन करती है और वो एक वॉच होती है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वॉच देखकर। तभी जिनसू उस रूम में रखी हुई एक वॉच लेता है और शिने से बोल रहा होता है कि मैं ये वॉच ले रहा हूँ, ये वॉच मैं युनसू को देने वाला हूँ क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर का बर्थडे गिफ्ट है। शिने बोल रही होती है ठीक है। तभी वो जुनसू से वॉच लेती है और कहती है क्यों ना मैं ये वॉच उसे दे दूं। जुनसू उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं, तो फिर युनसू के स्कूल पहुंचने से पहले शिने उसकी डेस्क के नीचे वॉच रख देती है। युनसू भी क्लास में पहुंचती है और वो देख रही होती है कि वहां पर शिने अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है आज रात की बर्थडे पार्टी के बारे में। तभी युनसू अपना डेस्क चेक कर रही थी, उसे वहां पर वो वॉच मिल जाती है। वो वॉच को देखकर काफी खुश जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये वॉच जुनसू ने यहाँ पर रखी है। इस वजह से उस वॉच को वो अपने बैग में रख लेती है, और ये सब होते हुए शिने देख रही होती है। इसके बाद उनकी म्यूजिक क्लास स्टार्ट होती है। म्यूजिक क्लास खत्म होने के बाद शिने अपनी क्लास में जाती है और वो रो रही होती है। सारे स्टूडेंट क्लास में पहुंच गए होते हैं। फिर वहां पर टीचर आती है और बोल रही होती है कि मैं आज तुम्हारी क्लास में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। सारे बच्चे अपने बैग अपने डेस्क पे रखो और अपने डेस्क पे नील डाउन हो जाओ। सारे स्टूडेंट उसकी बात मान जाते हैं। टीचर बोल रही होती है कि शिने की मिकी माउस की वॉच खो गई है। ये सुनते ही युनसू थोड़ी सी चौंक जाती है। सारे बच्चे अपनी आंख बंद कर लो, अगर किसी के पास ये वॉच है तो फिर वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, मैं उसे माफ कर दूंगी। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा नहीं करता। इस वजह से टीचर सबके बैग चेक कर रही होती है। बैग चेक करते करते वो युनसू के पास पहुंच जाती है, लेकिन युनसू अपना बैग नहीं दे रही होती चेकिंग के लिए। इसी छीनाछानी में युनसू के बैग से वो वॉच नीचे गिर जाती है। टीचर गुस्से में युनसू की ओर देख रही होती है। युनसू कह रही होती है कि मैंने ये सब नहीं किया है। शिने खड़ी होती है और कह रही होती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये वॉच मैं युनसू को देने वाली थी। युनसू कह रही होती है कि मैंने ये वॉच नहीं चुराई है, ये मेरे डेस्क में थी और ये मुझे मेरे ब्रदर ने दी है। ये सुनने के बाद टीचर युनसू और शिने को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और वहां पर जुनसू को बुलाती है। उन तीनों के पहुंच जाने के बाद टीचर जुनसू से पूछ होती है क्या तुमने ये वॉच युनसू को दी थी। तभी शिने बोलती है कि जुनसू ने मुझे ये वॉच मेरे बैग में रखते हुए देखा था सुबह। टीचर युनसू से पूछ होती है क्या हुआ था, क्या वाकई में ये वॉच तुम्हें जुनसू ने दी है या फिर तुमने झूठ बोला है। जुनसू कुछ कहने जा रहा होता है, तभी जुनसू बोल रही होती है कि ये वॉच मुझे जुनसू ने नहीं दी है। शिने कह रही होती है कि इसमें युनसू की कोई गलती नहीं, अगर मुझे पता होता कि युनसू ने ये वॉच ली है तो फिर मैं ऐसा नहीं कहती किसी ने ये चुराई है। टीचर कुछ भी नहीं बोलती और वो युनसू को पनिशमेंट दे देती है। स्कूल खत्म होने के बाद शिने जुनसू को वेट कर रही होती है। जैसे ही जुनसू वहां पर पहुंचता है वो उसके पास जाकर बोल रही होती है कि आज रात को तुम्हें घर पे आना होगा क्योंकि आज पार्टी है। जुनसू कुछ भी नहीं बोलता और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जुनसू वापस स्कूल में जाता है। फिर वो युनसू की क्लास में जाता है और देखता है कि युनसू वहां पर अपनी पनिशमेंट पूरी कर रही होती है। जुनसू बहुत ज्यादा उदास होता है। फिर वो युनसू के पास चला जाता है। युनसू से देखकर बोल रही होती है कि मैंने कल कहा था हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर जुनसू कहता है चलो ठीक है, ये हमारी पहली मीटिंग है, मेरा नाम जुनसू है और तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा मुझे, वैसे तुम काफी क्यूट हो दिखने में। जुनसू उस बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर उससे बोल रही होती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। जुनसू कह रहा होता है कि मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। ये सुनते युनसू कहने लग जाती है अगर तुम मुझ पर बिलीव करते हो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। ये कहने के बाद जुनसू युनसू को अपने साथ बीच पर लेकर जाता है। वहां पर पहुंचकर वो कुछ देर तक खेलते हैं। फिर जुनसू वहां पर एक फेस ड्रॉ करता है। युनसू पूछ होती है कि किसका फेस है, बहुत ज्यादा अगली है। जुनसू उससे बता रहा होता है कि ये तुम्हारा फेस है। युनसू को पसंद नहीं आता, इस वजह से जुनसू अपने साथ बैठाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। जुनसू गिफ्ट को ओपन करती है और देखती है कि उस बॉक्स के अंदर जुनसू का कप होता है। जुनसू कह रहा होता है कि तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चली जाओ, तुम अपना कप तो लेकर चली गई हो, मुझे भी साथ में लेकर जाओ ताकि हम दोनों साथ में रहें हमेशा। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को वो दोनों एक लाइट हाउस पे बैठे हुए होते हैं। जुनसू पूछ रही होती है कि हम यहाँ पर क्या करें। जुनसू कह रहा होता है कि चलो कन्फेशन करते हैं जैसे कि तुम्हें पसंद है। जुनसू पूछ रही होती है कि तुम कब यहाँ से जा रहे हो और तुम कब वापस आओगे। जुनसू कुछ भी नहीं बोल रहा होता। युनसू कह रही होती है लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। ये कहकर युनसू रोने लग जाती है। फिर जुनसू उससे पूछ रहा होता है कि अगर तुम दोबारा जन्म लोगी तो फिर तुम क्या बनना चाहोगी। जुनसू वही सेम जवाब देती है, ट्री।
जुनसू कह रहा होता है कि ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा, भले ही मैं सारी चीजें भूल जाऊं, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन युनसू स्कूल में होती है, तो फिर जो उनकी टीचर होती है वो अटेंडेंस ले रही होती है। अटेंडेंस लेते टाइम जो टीचर होती है उन्हें बता रही होती है कि जो शिने की फैमिली है आज यूएस जा रही है। ये सुनते ही युनसू क्लासरूम छोड़कर बाहर भाग जाती है और वो भागकर अपने घर की ओर जा रही होती है, लेकिन जब तक वो घर तक पहुंचती है तब तक जुनसू की फैमिली सामान पैक करके अपनी कार में वहां से जा रहे होते हैं। कुछ मिनट तक युनसू कार का पीछा करते हैं, लेकिन वो एक टनल के पास आकर रुक जाते हैं और वो कार वहां से चली जाती है। अब चलिए स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब करीबन 10 साल बीत गए होते हैं। जुनसू काफी बड़ा हो गया होता है और वो वापस अपने होम टाउन आता है और वो उसी टनल के सामने खड़ा होता है और वो याद कर रहा होता है कि वो युनसू के साथ इसी टनल से बाइसाइकिल राइड किया करता था। फिर वो आगे जाता है मार्केट में और वहां पर एक बाइसाइकिल ले लेता है। पूरे होम टाउन में वो बाइसाइकिल से घूमता है जहाँ पर वो युनसू के साथ जाया करता था और आखिर में वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर युनसू अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। अब उस रेस्टोरेंट को कोई और चला रहा होता है, तो फिर उसमें एक लड़की होती है। वो जुनसू से बोल रही होती है कि तुम पिछले साल भी यहाँ पर आए थे, क्या तुम्हें तुम्हारी सिस्टर मिल गई है? जुनसू ना कहता है। फिर लड़की कह रही होती है कि वो यहाँ पर कभी नहीं आई है वापस। रूमर तो ये तक कहते हैं कि वो सियोल में भी नहीं रह रहे हैं, क्योंकि जो उसका ब्रदर है वो बहुत ज्यादा टेरिबल है। जुनसू कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। फिर जुनसू एक जगह पर खड़ा होता है, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद जुनसू कह रहा होता है कि मुझे पता है मैं वापस टाइम पर आ जाऊंगा। वो कॉल एक लड़की का होता है और वो कह रही होती है मुझे लगा था कि तुम भाग गए हो, क्या तुम अपने होम टाउन गए हो अपने पहले प्यार से मिलने के लिए? जुनसू कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। दूसरी ओर सियोल के एक होटल में उस होटल की 2 टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट अपने कस्टमर की बातें सुन रही होती हैं। तभी वहां पर एक और रिसेप्शनिस्ट आती है और वो कॉल कट कर देती है। वो दोनों उससे बोल रही होती है कि तुमने कॉल कट क्यों किया? उस पर्सन ने हमसे बोला था कि हम उसकी बातें सुन सकते हैं कॉल पर। तभी उस रिसेप्शनिस्ट के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करती है। वो कॉल उसी पर्सन का होता है जिसने कि उनसे बोला होता है कि वो उनकी बातें सुन सकती हैं कॉल पर। वो पर्सन कह रहा होता है कि मिसेस चोई आप मेरी बात सुन रही थी? जो रिसेप्शनिस्ट बात कर रही होती है वो होती है युनसू। युनसू उस कस्टमर यानी कि उस पर्सन से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। वो पर्सन कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि तुम मेरी बातें सुन सकती हो जब भी मैं किसी लड़की से बात करूं, और मुझे वैसे भी हाउसकीपिंग की जरूरत है, क्या तुम यहाँ पर किसी को भेज सकती हो लॉन्ड्री के लिए? मैं काफी ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी 37 ईयर ओल्ड की वुमन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। युनसू कुछ भी जवाब नहीं देती, वो कॉल कट कर देती है। युनसू की जो कलीग होती है उसे बता रही होती है कि इस पर्सन का नाम है तेसुक, ये एक प्रो गोल्फर है और ये हमारे विलाओं का लॉन्ग टाइम गेस्ट है, लेकिन ये तुम्हें 37 ईयर ओल्ड की वुमन क्यों बोल रहा था? युनसू कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद युनसू की अपनी शिफ्ट खत्म हो जाती है, तो फिर अपने कपड़े चेंज करके अपनी बाइसाइकिल से जा रही होती है। वहीं पास से वो पर्सन यानी कि तेसुक गुजर रहा होता है अपना गोल्फ बैग लेकर। युनसू भी अपनी बाइसाइकिल लेकर उसके पास से गुजर जाती है। कुछ दिन पहले तेसुक ने वेंटिलेशन सिस्टम के लिए रिसेप्शन पे कॉल किया होता है। युनसू बता रही होती है कि हमारा काम रिसेप्शन पे है, हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन तेसुक नहीं मान रहा होता। इस वजह से युनसू से एक आइडिया देती है। वो आइडिया काफी अजीब होता है और तेसुक इरिटेट हो जाता है। फिर उससे बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम मुझे ऐसे बात कर रही हो और ऑर्डर दे रही हो? युनसू कह रही होती है कि हाँ मैं तुमसे एज में बड़ी हूँ, मैं 37 साल की हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तब से ही तेसुक युनसू को 37 ईयर ओल्ड की वुमन बोलने लग जाता है। इधर विला के रोड से जुनसू गुजर रहा होता है और वहीं सामने से युनसू आ रही होती है अपनी बाइसाइकिल पे। वो दोनों भी एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं। इधर फील्ड पे तेसुक गोल्फ खेल रहा होता है, तभी सामने जुनसू आता है। तो फिर तेसुक बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हें बॉल लग जाएगी। जुनसू कुछ भी नहीं कह रहा होता। फिर तेसुक जुनसू के पास जाकर उसे हक कर लेता है। जुनसू तेसुक का दोस्त होता है और वो दोनों यूएस में मिले होते हैं। फिर दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। जुनसू पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेसुक उसे बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, मेरे फादर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता है कि मैं ओनर का बेटा हूँ। घूमने के बाद तेसुक जुनसू को अपने रूम में लेकर जाता है। जुनसू पूछ रहा होता है क्या तुम अब पेंट नहीं करते हो? तेसुक कह रहा होता है कि मेरे फादर ने कहा है कि मैं पेंट के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। जुनसू कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर अकेले बोर नहीं होते हो? तेसुक मना करता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर मेरी कंपनी के लिए मिसेस चोई हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे बारे में, यूमी कैसी है? जुनसू कह रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और हम प्लान कर रहे हैं कि हम वापस अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाएं जब शिने वापस आ जाए। मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा जब मैं वापस सियोल चला जाऊंगा। तेसुक पूछ रहा होता है क्या कुछ हो रहा है? फिर जुनसू से बता रहा होता है कि कल मेरी एंगेजमेंट है यूमी के साथ। ये सुनते ही तेसुक खुश हो जाता है। रात को तेसुक अपने रूम में सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुल जाती है। फिर वो उठता और बाहर जाता है, देखता है कि जुनसू अकेला बैठा होता है बालकनी पे। तेसुक जुनसू के पास जाके पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो, वो भी एक दिन पहले अपनी एंगेजमेंट से? जुनसू बोल रहा होता है कि हमारी फैमिली में एक हिडन वुमन है। तेसुक कहता है मेरी तरह जैसे मैं भी अपनी फैमिली का हिडन सन हूँ, लेकिन वो हिडन वुमन है कौन? जुनसू कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर उसे बताना आया था अपनी एंगेजमेंट की न्यूज। अगले दिन सुबह तेसुक अपनी कार से जुनसू को सियोल छोड़ने जा रहा होता है, तभी उनके सामने से जुनसू अपनी बाइसाइकिल से गुजर जाती है। कुछ घंटे बाद जुनसू सियोल पहुंच जाता है। तेसुक उसे ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। जुनसू अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि यूमी से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों रेडी हो रहे होते हैं एंगेजमेंट के लिए। यूमी कह रही होती है क्या तुम्हें याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तुमने मुझसे क्या पूछा था? तुमने पूछा था कि अगर मैं दोबारा जन्म लूंगी तो फिर मैं क्या बनना चाहूंगी। जुनसू बोल रहा होता है कि हाँ मुझे याद है। यूमी बोल रही होती है कि तुम्हें मेरा आंसर भी याद होगा। फिर जुनसू बोल रहा होता है कि तुम्हारा आंसर था ट्री।
ये सुनते ही यूमी मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि अब मैं एज अ ट्री तुम्हारे अंदर अपनी रूट डाल रही हूँ। इधर तेजुक होटल में पहुंच गया होता है तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट के रूम में जाता है और वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है क्या यहाँ पर कोई 37 ईयर ओल्ड की वुमन काम करती है। रिसेप्शनिस्ट मना करती है और बता रही होती है कि यहाँ पर जितनी भी रिसेप्शनिस्ट है वो सारी अर्ली 20s में है। ये सुनकर तेजुक वापस अपने रूम में चला जाता है। इधर सियोल में जुनसू और यूमी की एंगेजमेंट हो गई होती है। एंगेजमेंट के बाद यूमी जुनसू से पूछ रही होती है क्या तुम्हें कल अपना पहला प्यार मिला। जुनसू कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी ओर अपने होटल के रूम में तेजुक बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। इस वजह से कुछ घंटे बीतने के बाद वो रिसेप्शन पे कॉल करता है और वो कॉल पिक करती है युनसू। तेजुक फोन लेकर बाहर जाता है और बोल रहा होता है कि तुम कॉल कट मत करना। ऐसे बात करते करते वो कुछ मिनट में रिसेप्शनिस्ट के रूम में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर वो मिसेस चॉय का नाम लेता है और वो नाम सुनते ही युनसू तेजुक की ओर देखते और उसके हाथ में फोन होता है। तेजुक पूछ रहा होता है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। युनसू से बता देती कि मेरा नेम है चॉय युनसू। इधर सियोल में यूमी बार बार जुनसू से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछ रही होती है। फिर वो आखिर में पूछ रही होती है कि उसका क्या नाम है। जुनसू कहता है कि उसका नाम है ट्री। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।